ये हमारी लूसेंट हिस्ट्री की दूसरी वीडियो है जो फैक्चुअल नॉलेज के ऊपर आधारित है, जो यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो या अदर स्टेट पीएससी या हरियाणा सिविल सर्विस हो, महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए आपको समझना होगा, क्या ये चीज़ याद रखनी है, क्या समझनी है। तो हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल होता है जिसको लिखा नहीं गया, उसको कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जिस काल में मनुष्य ने घटना को कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में होता है। और आद्य ऐतिहासिक काल वो होता है, एक होता है इतिहास जिसका लिखित विवरण होता है, एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण नहीं होता, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल जिसका लिखित विवरण तो होता है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। यानी मानो होमोस्पेनिस का प्रवेश इस धरती पर आज से 30 या 40 लाख हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में, जब पत्थरों से आग की उत्पत्ति की, पूरा पाषाण। और जो पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण काल में। मतलब पाषाण काल के भी कुछ भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसमें जो अंतिम पाषाण काल है जिसको हम नव पाषाण काल कहते हैं, उसमें पहिए का आविष्कार हुआ। और जो पूरा पाषाण काल है, जो पाषाण काल का पहला भाग है, उसमें आग का आविष्कार हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में ही हुई थी। उसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। ये इम्पोर्टेंट है कि नवपाषाण काल में किस जानवरों को सबसे पहला पालतू जानवर बनाया? कुत्ता। क्योंकि लास्ट टाइम एक यूपीएससी प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था, लास्ट टाइम क्या 2020 की बात है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अवगत थे? इसी प्रकार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूरा नवपाषाण काल में सबसे पहला पशु कौन था? कुत्ता। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। इससे संबंधित भी एक क्वेश्चन आया था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे, जो कि गलत था। तो मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे धातु का प्रयोग किया। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी यानी प्राप्ति स्थल अति रमकम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ और प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है। इम्पोर्टेंट। जिस प्रकार जानवर कौन सा? कुत्ता। धातु कौन सी? तांबा। और अन्न कौन सा था? गेहूं और जौ। जिसी प्रकार कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। और स्थायी निवास भी कब हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्राग ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये पश्चिमी बलूचिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। हमारा नेक्स्ट है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार पत्थर के बने थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जिसे सिंधी भाषा में मृतकों का टीला कहा जाता है। आगे आते हैं हमारे सिंधु घाटी सभ्यता। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धतियों के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 के रूप में ये काल भी याद रखना आपको। सिंधु घाटी सभ्यता काल है 2350 से 1750 तक। उसके बाद आता है वैदिक काल, उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जिस प्रकार हम कह सकते हैं 1750 से 1000 ईस्वी तक वैदिक काल और 1000 से 500 ईस्वी तक उत्तर वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट वीडियो में हम एक टेबल में भी देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की किसने की। और इसी प्रकार जैसे हरियाणा में राखी गढ़ी है, इसकी खोज किसने की। लोथल जो सभ्यता है उसकी खोज किसने की, इसके लिए हम एक अलग से टेबल में देखेंगे। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में
रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मूल निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल, देखो ये इम्पोर्टेंट है, मान के चलो ये भारत का नक्शा है, रफ नक्शा है, इस पर दिमाग पे मत लेना कि अच्छा नहीं बनाया। अगर इसको दोबारा बनाते हैं भारत का नक्शा, ये मान के चलो भारत का नक्शा है। और माफ़ी चाहता हूँ कि अच्छा नहीं बना। जो सिंधु घाटी का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो है सूतकांगडोर, यह बलूचिस्तान में, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। और पूर्वी पुरास्थल कौन सा है? आलमगीर, जो यूपी में है। क्या है? आलमगीर, यूपी मेरठ में है। उत्तरी है जम्मू कश्मीर मांदा, उत्तरी क्या है जम्मू कश्मीर में मांदा। और दक्षिणी कौन सा है? दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। दाइमाबाद मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे। मतलब दक्षिण भारत का कौन सा है? दाइमाबाद। उत्तर भारत का कौन सा है? मांदा। और पश्चिमी का कौन सा है? सूतकांगेडोर। और पूर्व का कौन सा है? आलमगीर पूर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधो सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता। सैंधो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 4 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी है। जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल थे उनमें केवल 4 को बड़े नगरों की संज्ञा दी है। ये है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। अगर हम देखें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है। लोथल गुजरात में, धोलावीरा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में और कालीबंगन राजस्थान में है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले? गुजरात से मिले। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आंसर आपको याद ही रखने होंगे। लोथल और सुतकोटदा ये गुजरात में ही है। ये लोथल बंदरगाह थी और सुतकोटदा भी क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह थी। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य कहाँ मिले? कालीबंगन से। कालीबंगन कहाँ पे है? मैंने अभी आपको बताया कालीबंगन राजस्थान में है। इससे जूते हुए खेत की और नक्काशी ईंटों के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नाघर संभवतः सैंधो सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी चुका है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानघर सबसे बड़ी इमारत है, जो कि गलत है, क्योंकि अन्न का भंडार सबसे बड़ी इमारत था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहत स्नानघर प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य में जो आकृति आकार है इतना लंबा है 11.88 मीटर, 7.01 मीटर चौड़ा है, 2.43 मीटर गहरा है। ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता में जो क्षेत्र है जिस प्रकार तांबे से रिलेटेड कौन सा था? खेतड़ी राजस्थान में, बलूचिस्तान और ओमान के बीच में व्यापार होता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से आता था। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से। टीन अफगानिस्तान, ईरान से। गोमेदे सौराष्ट्र। लाजवर्द मेसोपोटामिया में, जो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता। शीशा ईरान से आता है। आगे देखें, अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए। लोथल कहाँ पे है? गुजरात की बंदरगाह है। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता की बंदरगाह है। कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ दोनों से कहाँ क्या प्राप्त हुआ? अग्निकुंड। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख देवता वाले पशुनाथ की मूर्ति मिली, जिसमें चारों ओर हाथी, गैंडा, चित्ता और भैंसा, ये 4 पशु हैं। मोहनजोदड़ो से नृत्यकी की कांस्य की मूर्ति मिली। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक सरंगी पशु का अंकन मिला। मन के बनाने के कारखाने लोथल और चहुंदड़ों से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, उर्दू की तरह दाईं से बाईं तरफ। जैसे हम सामान्यतः कहाँ से लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते चलते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं नॉर्मली तरीके से, लेकिन ये कैसी थी? उर्दू टाइप की, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। और यहाँ पर ख़त्म होने के बाद फिर बाएं से दाएं लिखते हैं। इसी तरह चलता रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति को बनाया। ग्रिड पद्धति मतलब ये गली ये गई, एक गली ये गई, ये ग्रिड पद्धति है। यहाँ मकान है, गली के ऊपर यहाँ मकान है, इसको कहते हैं ग्रिड पद्धति।
घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे खुलते थे। सिर्फ एक ही ऐसा क्षेत्र नगर था जहां दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, लोथल नगर। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसलें कौन सी थी? जौ और गेहूं। सिंधुवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर और लोथल कहाँ पे हैं? ये गुजरात में है। चावल के दाने मिले जिनसे धान की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल से प्राप्त हुए। सुरकोतदा, कालीबंगन, लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपिंजर मिले। तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई, तिल की नहीं, तौल की इकाई। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों 4 गाड़ी वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उस सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से पुकारा गया? मेलुहा शब्द के नाम की मेलुहा शब्द दिया गया। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्गों के हाथ में था, वैश्य लोगों के हाथ में था, व्यापारी लोगों के हाथ में था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा? पिगट ने कहा। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा स्थलों की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी में मंदिर के अवशेष नहीं मिले, लोहा के अवशेष नहीं मिले। इसी तरह हम कह सकते हैं सिंधु घाटी लोहा नहीं मिलता था। सिंधु सभ्यता में मातृदेव की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। स्त्री मरीन मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। जिस प्रकार वैदिक काल पितृसत्तात्मक था और लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। सिंधुवासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कुछ आपको फैक्ट याद रखना है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, मंदिर से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट एलिमिनेशन में काम आते हैं। तलवार, लोहा, मंदिर आदि चीज़ों से परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र ऐसा हड़प्पा स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने वाले शहर को कहते थे भी किलों से घिरा होता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो एकमात्र पॉइंट होते हैं ये इंपॉर्टेंट ही होते हैं। बाकी जो निचला शहर होता है उसमें किले नहीं होते थे, बल्कि नीचे किले तो विशेष जो ऊंचे शहर थे, राजा महाराजा कुलीन लोग रहते थे, वहाँ पर किले होते थे। लेकिन कालीबंगन एक ऐसा शहर था जिसमें निचला शहर भी किलों से घिरा होता था। पर्दा प्रथा और वैश्यवृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने वाली दोनों प्रथाएं थी। हम देख सकते हैं मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी और हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। और लोथल और कालीबंगन में दोनों ही व्यवस्था प्रचलित थी, जलाने की और दफनाने की। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभव सबसे बड़ा कारण क्या था? बाढ़ को माना जाता है। सिंधु सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ? बाढ़ के कारण। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हमारा एक टेबल बनी हुई है, इसको याद रखना है, बार बार पढ़ना है, सुनना है वीडियो को कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, किस नदी के ऊपर स्थित है, उत्खननकर्ता कौन है और वर्तमान स्थिति कहाँ पर है। अगर हम देखें तो हड़प्पा रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा कहाँ है? रावी नदी पर स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी वर्ष 1921 में। ये वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में है। हमारा नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो।
ये सिंधु नदी पर है। जिस प्रकार हड़प्पा रावी नदी पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर है। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया और ये वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है और हड़प्पा मोंटगोमरी जिले में है। चहुंदड़ो ये सिंधु नदी पर है और इसकी खोज किसने की? गोपाल मंजूमदार ने वर्ष 1931 में की। चहुंदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी पर है और खोज 1931 में गोपाल मंजूमदार ने की। वर्तमान में ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कालीबंगन कहाँ पे है? कालीबंगन है घग्गर नदी पर और इसकी खोज करी थी बीबी लाल और बी के थापर ने 1953 में। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। तो कालीबंगन कहाँ पे है ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखें राजस्थान में कालीबंगन। कोट दीजी सिंधु नदी पर है और इसकी खोज करी थी 1953 में फैजल अहमद ने। और सिंध प्रांत पाकिस्तान में कोट दीजी है। रंगपुर है मादर नदी पर, इसकी खोज करी थी रंगनाथ ने। रंगपुर रंगनाथ राव 1953 और 54 में। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। रोपड़ की खोज करी थी जगदत्त शर्मा ने। और कौन सी नदी पर? रोपड़ सतलुज नदी पर। और रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। लोथल की खोज करी थी रंगनाथ राव ने और ये कौन सी नदी पर है? भोगवा नदी पर। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। आलमगीरपुर की खोज करी थी जगदत्त शर्मा ने। आलमगीरपुर कहाँ पे है? हिंडन नदी पर। ये यूपी में है। हमने बताया पूर्वी जो सिंधु सभ्यता स्थल है। सूतकांगेडोर कहाँ पे है? दासक नदी पर। इसकी खोज किसने करी थी? ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स ने। और ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में। बनमाली की खोज किसने करी थी? रविंदर सिंह विशिष्ट ने। RK विष्ट ने 1974 में। किस नदी पर है? रंगोई में। हरियाणा किस जिले में है? हिसार जिले में है। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। किसने खोज करी? रविंदर सिंह वशिष्ठ ने। इसको आपको 2-3 बार सुनना है, रिपीट करके, बैक करके, और ये आपको याद हो जाएंगे समय के अनुसार, ठीक है। हम आगे है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का काल 2 भागों में बांटा जाता है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता काल कब माना जाता है? 2350 से 1750। ऋग्वैदिक काल उस टाइम मैंने 1750 से 1000 के बीच में बोल दिया था, लेकिन ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 के बीच में है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्य कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। मैक्स मुल्लर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्य का विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जिस प्रकार हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, इसी प्रकार आर्य सभ्यता कैसी थी? यानी वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में। सबसे छोटी इकाई कुल, फिर ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स 2021 में आया था, जिसमें परगना सूबा सरकार के बीच में आरोही क्रम सजाना था। इसी पर लिए आपको याद रखना है कि वैदिक सभ्यता में जो प्रशासनिक इकाई थी कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र आएगा। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति कहलाते थे। ग्राम का मुखिया कौन था? ग्रामीणी, विश का प्रधान विशपति। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। सूत, रथकार, कमादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। अगर हम इस टेबल को देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के पूर्व दिशा में, अगर ये भारत का नक्शा, ये भारत का नक्शा, पूर्व में राजा को सम्राट कहते थे। जो इस क्षेत्र में क्या है, इसको कहते हैं सम्राट, याद रखना आपको। पश्चिम में सौराष्ट्र, जो इस क्षेत्र क्या कहते हैं, इसको सौराष्ट्र। उत्तर में विराट, जो उत्तर एरिया है उसको कहते हैं विराट। दक्षिण में भोज, दक्षिण है भोज, इस प्रकार राजा भोज। और मध्य में क्या कहते थे?
राजा, ये आपको याद रखना है। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र, उत्तर में विराट, मध्य में राजा, दक्षिण में भोज। एक बार और पढ़ते हैं। पूर्व में सम्राट, पश्चिम में सौराष्ट्र, मध्य उत्तर में विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। पूर्व क्या था? दुर्गपति था। सपस क्या था? गुप्तचर था। क्वेश्चन में आ सकता है पूर्व किससे संबंधित है? दुर्गपति से, जो दुर्ग का किलाबंदी करता था। और सपस क्या होता है? गुप्तचर था। वाजपति किससे संबंधित था? वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उगर क्या होता था? अपराधी पकड़ने का कार्य करता था। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ लोगों से संबंधित थी और सम्राट लोगों से संबंधित थी, और समिति सामान्य लोगों से संबंधित थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गैविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। गायों की खोज युद्ध किसके लिए होता था? गायों की खोज के लिए होता था। 10 राज युद्ध इम्पोर्टेंट है। इसका वर्ण होता है 7वें मंडल में। अगर हम रिकॉल करें तो 10वें मंडल में वर्ण का जिक्र है। तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। और 8वें मंडल में जो ऋचाएँ हैं उसको हिल कहा गया। और 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है ऋग्वेद के किस मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन है? 7वें मंडल में। इसको किस नदी के किनारे लड़ा गया? रावी नदी के किनारे लड़ा गया। राजा सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वेदिक समाज के 10वें मंडल में 4 वर्णन हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सामान्यतः सभी बच्चों को पता है ब्राह्मण को तथाकथित उच्च जाति माना जाता था और शूद्र को तथाकथित निम्न जाति माना जाता था। लेकिन ये सिर्फ कल्पना समाज द्वारा ही की गई थी। सभी जातियाँ समान हैं और आप लोगों को भी जाति पाति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, क्योंकि आप एक स्टेट अधिकारी बनने के लिए परीक्षा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप भी इन जाति पातियों से ऊपर उठकर तैयारी को आगे लेके चलें, ताकि समाज में समानताएं हर वर्ग का, हर समुदाय का, हर क्षेत्र का विकास समान दृष्टि से हो। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। जिस प्रकार हमने पढ़ा था जो वैदिक सभ्यता थी वो क्या ना वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी और वैदिक सभ्यता पितृ प्रधान थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। इम्पोर्टेंट लाइन है। जो लाइन नहीं नेगेटिव आती है उसको इम्पोर्टेंट मान लेना चाहिए कि बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकती थी। अगर यहाँ कुछ फैक्ट आपने पहले पढ़ भी लिया। उपनिषद कितने 108 हैं, पुराण कितने 18, वेदांत कितने हैं 6। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, जिनमें कुछ लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, आपला, विश्वास। आपको ये नाम याद रखना है क्योंकि मेंस के आंसर राइटिंग में ये नाम याद आ सकते हैं। जो इन नामों की जरूरत हो सकती है कि ऋग्वेद काल में भी महिलाएं शिक्षित थी अपने अधिकारों के प्रति, उनके लिए इन नामों का याद रखना जरूरी है। लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला, विश्वासा आदि। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में पेय पदार्थ मीठे का पदार्थ क्या था? शहद था। इसमें क्या है? सोमरस है। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। अंदर पहनने वाले कपड़े को नेवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, घुड़दौड़, द्रुत क्रीड़ा है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले और उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड देश से निकाले की व्यवस्था की गई थी। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र था। आर्यों का खोजी गई धातु लोहा थी। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, आर्य से परिचित थे।
लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता है और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। इससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तांबे को आप श्याम अयस्क भी कह सकते हैं और लोहे को लोहित अयस्क, जो कि गलत है। लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता है और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। वर्त व्यापार हेतु दूर जाने वाले व्यक्ति को पणि कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट एक टेबल दी हुई है। योग पतंजलि द्वारा, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद व उलूक। लेन देन वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? वेकनाट यानी सूदखोर। मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ की भूमिका अग्नि द्वारा की जाती थी। मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि कहा जाता था। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। सभी नदियों सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी? सरस्वती को। ऋग्वेद में गंगा और जमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक आ गया। उत्तर वैदिक काल, जैसे ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण देवता रहा है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय से राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। मतलब जो वर्ण व्यवस्था था उसने कठोर रूप धारण कर लिया था। उत्तर वैदिक काल में हल की रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निषक और शतमान मुद्राओं की इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार व आकृति मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अगर हम देखें कि जो प्राचीन काल में नदियाँ थी उनका वर्तमान काल में क्या नाम है, जैसे कुर्रम का प्राचीन नाम था कुर्ब, काबुल का प्राचीन नाम था कुब्बा और वितिस्ता का, झेलम का प्राचीन नाम है वितिस्ता, चिनाब का प्राचीन नाम है आस्किनी, रावी का प्राचीन नाम है पुरुषुणी, सतलुज का प्राचीन नाम है स्तुद्री, व्यास का प्राचीन नाम है विपाशा, गंडक का प्राचीन नाम है सदानीरा, घग्गर का प्राचीन नाम है दृष्टद्वैती, गोमल का प्राचीन नाम है गोमती, स्वात का प्राचीन नाम है सुवस्तु। इसको आपको दोबारा सुनना है, याद रखना है, क्योंकि प्राचीन नाम पूछ लेते हैं। इसके बाद आ गया हमारा देवताओं से रिलेटेड एक टेबल दी हुई है। युद्ध और वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता का देवता किसको कहते हैं? अग्नि को। पृथ्वी और सूर्य का निर्माता वरुण को कहा जाता है। समुद्र का देवता भी वरुण है। विश्व का विनियामक और शासक भी वरुण है। सत्य का प्रतीक भी वरुण है। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता भी वरुण है। आकाश का देवता धो को कहा जाता है, जो सबसे प्राचीन देवता है। वनस्पति का देवता सोम को कहा जाता है। प्रगति और उत्थान देवता उषा को कहा जाता है। विपत्ति को हरने वाला देवता आश्विन है। पशुओं का देवता पूषण है। विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता विष्णु है। आंधी तूफान का देवता मरुत है। गायत्री मंत्र किस देवता को? गायत्री मंत्र सावित्री देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद में है। और जो सत्यमेव जयते किससे संबंधित है? मुंडकोपनिषद से लिया जाता है, क्योंकि ये कंफ्यूज भी कर सकता है। सत्यमेव जयते शब्द कंठोपनिषद से लिया है, बिल्कुल गलत होगा। इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो हैं, महाभारत और पुराण। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। यह सब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, कौन कौन से जनपद थे। और इसलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में लिखें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो आप भी अपनी प्री और मेंस की तैयारी के साथ मेरे साथ सहभागी और सहयोगी बने। धन्यवाद दोस्तों।